हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में बच्चों हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 के एसएसटी चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर को। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है बच्चों। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, जिन प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए एसएसटी के, साइंस के, इंग्लिश के, मैथ्स के और बाकी काफी सारा वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए अपलोड करवाया है यूट्यूब पे। तो एक बार उन प्लेलिस्ट को भी जरूर से जरूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसेक्शन 3, दैट इज द नाजी वर्ल्ड व्यू, यानी नाजीज का क्या नजरिया था इस दुनिया को देखने का और समझने का। नाजी लोगों ने जो क्राइम्स किए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने उनके किए गए कुछ क्राइम्स को आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन इस पार्ट में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इन्होंने किन लोगों के साथ किया और क्या गलत किया। नाजीज ने जो भी क्राइम्स किए वो एक सिस्टम ऑफ बिलीफ के ऊपर बेस्ड थे, एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड थे। जैसे एक धर्म होता है, एक रिलीजन होता है। रिलीजन किसे कहते हैं? जब बहुत सारे लोग एक ही भगवान को मानते हैं, एक ही तरह के तरीके अपनाते हैं, एक ही बिलीफ होती है, एक ही फेथ होता है, एक ही प्रैक्टिस होती है, तो उसको हम एक धर्म या एक रिलीजन बोल देते हैं। ठीक इसी तरीके से नाजीज भी थे। नाजीज जो थे लोग, नाजिज्म जो था, हिटलर जिनका एक तरीके से गुरु मान सकते हैं, टीचर मान सकते हैं, मसीहा मान सकते हैं, नाजी लोग जो हैं वो एक तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे। क्या प्रैक्टिसेस थी वो हम जैसे जैसे चैप्टर पे जाएंगे हमें पता चलेगा। नाजी आइडियोलॉजी वो सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। हिटलर का दुनिया को देखने का जो नजरिया था और नाजिज्म का जो नजरिया था वो एक दूसरे से काफी मिलता जुलता था। इनके अकॉर्डिंग, नाजी और हिटलर के अकॉर्डिंग, इक्वालिटी नहीं होती दुनिया के लोगों के बीच में, बल्कि एक रेशियल हिरार्की होती है। इसका मतलब कि इस दुनिया में कुछ रेसिस, जैसे कि रेसिस होते हैं, जैसे कि कुछ अफ्रीकन पीपल हैं, कुछ जूइश पीपल हैं, कुछ जर्मन आरियंस हैं, तो ये सारी रेसिस हैं। एक तरीके से ये कहते हैं कि कुछ ह्यूमंस बाकी ह्यूमंस से सुपीरियर हैं, कुछ इंफीरियर हैं। तो उसकी एक सीरीज है, एक हिरार्की है। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप, और उनके हिसाब से पूरी दुनिया में ब्लॉन्ड ब्लू कलर की आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यंस ये दुनिया में सबसे बेहतरीन टाइप के इंसान हैं, ये वो मानते थे। जबकि जो जूज हैं वो सबसे लोएस्ट रैंक के इंसान हैं। ये नाजी का और हिटलर का मानना था। ठीक है, इनको ज्यूज को एंटी रेस और आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यंस माना जाता था। जर्मन आर्यंस का पुराना दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन इन ज्यूज को माना जाता था, नाजिज्म वालों की तरफ से और हिटलर की तरफ से। जितने भी कलर्ड पीपल थे, यानी बाकी जो रेसिस थी, आर्यंस सबसे टॉप पे, जर्मन आर्यंस, ज्यूज सबसे नीचे नीचे वाली स्पॉट पे, बाकी जो कलर्ड पीपल बच गई दुनिया में वो उनके दिखावे के अकॉर्डिंग रैंक किए गए थे इनकी हिरार्की में। हिटलर का जो रेसिज्म था वो कुछ थिंकर्स से इंस्पायर्ड था। अब कोई कहने लगे कि सर ये जो इनकी थिंकिंग थी नाजिज्म की और हिटलर की, ये ऐसी क्यों बन गई? क्योंकि इन्होंने कुछ थिंकर्स की बातों को मिस इंटरप्रेट किया, गलत तरीके से समझ लिया हिटलर ने कुछ लोगों की बातों को। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर ये फेमस बायोलॉजी एक्सपर्ट थे। डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस दुनिया में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की किस्मों को, मतलब अलग अलग तरह के जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं इस दुनिया में, वो कैसे इस दुनिया में आए होंगे, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, उन्होंने एक बुक भी लिखी है जो काफी फेमस है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से, इस तरह से कुछ नाम है उस बुक का। इवोल्यूशन का कंसेप्ट, नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट, ये साइंस का टॉपिक है, क्लास 10 में आता भी है। ये रॉबर्ट डार्विन की, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की थियरी आती है ये। तो उन्होंने नई स्पीसीज कैसे बनी, नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है, इसके ऊपर उन्होंने थियरी दी थी। हर्बर्ट स्पेंसर एक और बायोलॉजी एक्सपर्ट थे जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया उसमें ऐड कर दिया था। ठीक है, इसके हिसाब से क्या था, इनकी जो थियरी थी ना चार्ल्स डार्विन की और हर्बर्ट स्पेंसर की, इसके हिसाब से जो जानवर या जो इंसान या जो प्लांट्स इस दुनिया में रहने के लिए एडेप्टेड हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने बॉडी फीचर्स को चेंज कर लेते हैं, वो ही सरवाइव करते हैं और बाकी पैरिश हो जाते हैं, बाकी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ऐसा इन्होंने अपनी थियरी के जरिए प्रूव करके दिखाया था। ठीक है, आगे देखिए। इनके आइडिया के अकॉर्डिंग
सिर्फ वही स्पीसीज अर्थ पे सरवाइव कर पाएंगी जो अपने आप को बदलती क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ बदल लेंगी। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि डार्विन ने कभी भी ह्यूमन रेसेस का जिक्र अपनी थियरी में नहीं किया। उन्होंने सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस का जिक्र किया जिसके जरिए नई स्पीसीज बनती हैं। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं कि चार्ल्स डार्विन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी दी थी, उस थियरी को गलत तरीके से समझ लिया था हिटलर और नाजी फॉलोअर्स ने। ठीक है, इनके जो आइडियाज थे, इन आइडियाज को यूज किया पॉलिटिशियंस और थिंकर्स ने इंपीरियल रूल को दूसरे लोगों के ऊपर जस्टिफाई करने के लिए। जैसे कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने शासन किया था, डोमिनेट किया था हमें, तो बहुत से लोग फॉरेन डोमिनेशन को, एक देश को दूसरे देश पे कब्जा कर लेने को सही ठहराते थे इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थियरी की वजह से। ऐसा उस थियरी में कुछ था नहीं, उसमें ह्यूमन की अलग अलग रेसिस की बातें नहीं की गई थी, लेकिन उस थियरी को घुमा फिरा के, मिस इंटरप्रेट करके मिस कंक्लूजन निकाल लेते थे इस थियरी में से। तो इंपीरियल रूल यानी एक देश का दूसरे देश के ऊपर राज करने को सही ठहराया जाता था इस थियरी के अकॉर्डिंग। नाजी आर्ग्यूमेंट सिर्फ सिंपल था, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेस है इस दुनिया में, जो कि जर्मन आर्यंस थी, उनके हिसाब से वो सर्वाइव करेगी और जो कमजोर है उनको मरना पड़ेगा। आर्यन रेस उनके हिसाब से सबसे सुपीरियर थी, तो आर्यन रेस को, जर्मन आर्यंस को अपनी प्योरिटी बरकरार रखने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए दुनिया के ऊपर शासन करना पड़ेगा और बाकी कमजोर लोगों को, कमजोर रेसेस को हटाना पड़ेगा। हिटलर की थिंकिंग का एक और पहलू था, एक और टॉपिक था, वो था क्या, जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेनसराउम या लिविंग स्पेस जब इसको बोलते हैं। वो कहता था कि हमें नए इलाकों को कब्जाना होगा ताकि जर्मन आर्यंस को सेटलमेंट के लिए, रहने के लिए ज्यादा जगह मिल सके। इससे क्या होगा, वो अपनी मदर कंट्री से जुड़े भी रहेंगे, क्योंकि वो दूसरे देश में, देखिए जर्मनी से किसी दूसरे देश में जाके बसना जर्मन्स के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जर्मनी दूसरे देशों को एक्वायर कर ले, उनके इलाकों पे कब्जा कर ले, उनको लड़ाई में हरा के उनके इलाकों पे कब्जा कर ले, तो वहां पे जर्मन्स को सेटल किया जा सकता है। इस तरीके से होगा क्या कि वो लोग रहेंगे जर्मनी में, अपनी मदर कंट्री में ही रहेंगे और उनको रहने के लिए बड़ी बड़ी जगह और बड़े बड़े रिसोर्सेज मिल जाएंगे यूज करने के लिए। ऐसा हिटलर का मानना था। ठीक है, इससे मदर कंट्री का एरिया बढ़ेगा, जिससे सेटलर्स नई जगहों पे जाके रह सकेंगे और उनकी मदरलैंड के साथ लिंक भी बना रहेगा। इससे हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, जर्मनी की पावर बढ़ेगी। हिटलर जर्मनी की बाउंड्रीज को ईस्ट की तरफ बढ़ाना चाहता था, सारे जर्मन्स को ज्योग्राफिकली एक ही प्लेस पे लाना चाहता था, जर्मन के आसपास की कंट्रीज को जर्मनी का पार्ट बनाना चाहता था। और पोलैंड वो पहली ऐसी कंट्री थी जहां पे उसने एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया। शुरू में जहां के एरियाज को उसने जो है कॉन्कर करना शुरू किया, अपने अंदर ऐड करना शुरू किया, तो वहां से उसने अपना एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, अब जर्मनी को एक प्रॉपर रेस बेस्ड, जर्मन आर्यंस बेस्ड स्टेट कैसे बनाया गया। एक बार पावर में आने के बाद नाजीज ने धीरे धीरे अपने सपने को जर्मनी के ऊपर थोपना शुरू कर दिया। उन्होंने प्योर जर्मन्स की एक कम्युनिटी बनाने का सपना देखा। उन्होंने क्या किया, अनडिजायरेबल्स को रिमूव करना शुरू कर दिया। अब ये अनडिजायरेबल्स कौन थे, वो लोग जिनको वो जर्मनी में रहने देना नहीं चाहते थे, जिनमें से मोस्टली जूज होते थे। यानी वो एक ऐसी कंट्री बनाना चाहते थे विच वुड बी प्योरली जर्मन आर्यंस बाय रेस, और बाकी अनडिजायरेबल्स को यानी बाकी कम्युनिटीज को एलिमिनेट करना चाहते थे जर्मनी में से। ये उन्होंने सपना देखा था, और जैसे ही वो पावर में आई, जैसे ही उनको सत्ता मिली, जैसे ही उनको डोमिनेशन मिला, उन्होंने इस तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। नाजीज प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की एक कम्युनिटी बनाना चाहते थे। इन्हीं लोगों को वो डिजायरेबल मानते थे, बाकी सबको only they were seen as worthy of prospering and multiplying against all others who were classed as undesirables। जर्मन आर्यंस को छोड़ के बाकी सबको वो अनडिजायरेबल मानते थे, और वो कहते थे इस दुनिया में अमीर होने का, ठीक है, इस दुनिया में एंजॉय करने का, प्रॉस्पर करने का, अपनी संतान बढ़ाने का, अपनी संख्या बढ़ाने का, औलाद पैदा करने का अधिकार सिर्फ जर्मन आर्यंस को ही होना चाहिए, और बाकी अनडिजायरेबल रेसिस को यहां से रिमूव कर देना चाहिए।
ठीक है, इसका मतलब ये था बेशक आप जर्मन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इम्प्योर हो, एबनॉर्मल हो, तो आपको जर्मनी में रहने का, इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इथ्यूनेशिया प्रोग्राम एक शुरू किया उन्होंने, ये ध्यान रखिएगा, यूथेनेशिया प्रोग्राम शुरू किया। हेलमत के फादर का जिक्र जो पार्ट 1 में मैंने आपके पास साथ किया था, हेलमत के फादर भी एक नाजी सपोर्टर थे और उन्होंने बाकी जर्मन आर्यंस के साथ मिलके बहुत सारे जर्मन लोगों की हत्याएं की थी, उन जर्मन लोगों की जो मेंटली या फिजिकली फिट नहीं थे, क्योंकि इनका मानना था कि बेशक वो जर्मन आर्यन ही क्यों ना हो, बेशक वो नॉर्डिक जर्मन आर्यन ही क्यों ना हो, अगर वो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है तो वो देश के लिए एक जिम्मेदारी बन जाएगा, देश के लिए एक जिम्मेदारी बन जाएगा। ज्यूज जो हैं वो अकेली कम्युनिटी नहीं थे जिनको अनडिजायरेबल मानते थे, ये बहुत से दूसरे लोग भी थे, बहुत से जिप्सीज आपने पता ही है जो सेटल लाइफ नहीं जीते, ठीक है, जो अपने तरीके से जीते हैं, और ब्लैक्स जो नाजी जर्मनी में रहते थे उनको भी इन्फीरियर, अपने से नीचा समझते थे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, और उनको भी धमकाया जाता था और ये कहा जाता था कि आपको जर्मन आर्यंस की सुपीरियोरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि आप इन्फीरियर हो, आप हायरार्की में हमसे नीचे आते हो, हम सबसे प्योर ब्रीड हैं। दे वर वाइडली प्रोसिक्यूटेड, और बहुत बड़े स्केल पे नॉन जर्मन आर्यंस को सजाएं दी गई बिना उनकी किसी गलती के, जबकि रशियन और पोलैंड में रहने वाले लोगों को भी सब ह्यूमन माना जाता था और इसीलिए कहा जाता था कि उनको, उनके ऊपर इंसानियत दिखाने का कोई भी जो है रीज़न नहीं है, इनको इस दुनिया से मिटा देना चाहिए, इनको इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहा जाता था। ठीक है, जब जर्मनी ने पोलैंड पे ऑक्यूपाई किया, पोलैंड पे कब्जा किया, रशिया के ऊपर कब्जा किया, तो जो कैप्चर्ड लोग थे उनको गुलाम बना के उनसे लेबर का काम करवाया गया। ठीक है, बहुत से जो रशियंस थे, बहुत से जो पोलिश पीपल थे, वो हार्डवर्क और भुखमरी की वजह से मर भी गए, इसी वजह से वो मर भी गए थे। ठीक है, ज्यूज को सबसे ज्यादा दुख सहने पड़े नाजी जर्मनी में। ठीक है, बहुत से पोलिश लोगों को, बहुत से रशियंस को काम करवा करवा के और खाना ना देके भुखमरी की वजह से मार डाला जर्मन आर्यंस ने, नाजी सपोर्टर्स ने। लेकिन सबसे ज्यादा जो टॉर्चर्स हुए वो ज्यूज के ऊपर हुए। नाजी जो थे वो बहुत ज्यादा हेट करते थे ज्यूज को। ठीक है, ज्यूज हैड अ प्रिकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूज। अब इसका एक ट्रेडिशनल रीजन था जो क्रिश्चियनिटी में मेंशन्ड भी था। ठीक है, ऐसा स्टीरियोटाइप है जर्मन आर्यंस के बीच में कि जो ज्यूज थे वो किलर्स ऑफ क्राइस्ट हैं, ऐसा माना जाता था जी, क्राइस्ट को मारने वालों में ज्यूज का नाम है। अब कोई कहे कि सर नाजी जो सपोर्टर्स हैं, एडोल्फ हिटलर जो है वो ज्यूज को इतनी हेट क्यों करता था, उसको कोई रीजन क्या है? तो उसके दो रीजंस हैं। पहला तो मैंने आपको बताया, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थियरी थी उसको गलत तरीके से उन्होंने अपने तरीके से तोड़ मरोड़ लिया था दुनिया को समझाने के लिए। दूसरा है कि ऐसा माना जाता था जर्मन आर्यंस के क्रिश्चियन रिलीजन में कि जूज लोगों ने ही हमारे भगवान जीसस क्राइस्ट को मारा था, और इनको असरसर्स कहा जाता था। असरसर्स का मतलब जो सूदखोरी करते हैं, जो ब्याज लेते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। ठीक है, ये एक तरह की गाली ही होती है, एक तरह की। मिडिवियल्स टाइम तक जूस को ज़मीन खरीदने के अधिकार से भी दूर रखा गया, वो ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, वो मेनली व्यापार करते थे या पैसा उधार देते थे। ठीक है, उनको घीटोज में, सेपरेट एरियाज में रखा गया। नाजी जर्मनी के दौरान उनको सेपरेट एरियाज में रखा गया जिनको घीटोज कहा जाता था। ठीक है, उनको बार बार जो है ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, बार बार उनके साथ मार पिटाई की जाती थी, उनको मारा जाता था और बहुत बार उनको जान से भी मार दिया जाता था। उनको उनकी ज़मीन से दूर खदेड़ दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन हिटलर की जो हैट्रेड थी ज्यूज के लिए, वो सूडो साइंटिफिक थियरीज ऑफ रेस के ऊपर बेस्ड थी। हिटलर के अकॉर्डिंग अगर ज्यूज कन्वर्ट हो जाएं तो भी उनकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी उन्होंने ज्यूज को जर्मन आर्यंस में कन्वर्ट होने का, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट तक होने का मौका नहीं दिया। एडोल्फ हिटलर ये मानता था कि अगर ये ज्यूज क्रिश्चियंस बन जाएं तब भी इनकी इम्प्योरिटी दूर नहीं हो पाएगी।
ठीक है, इनको प्रॉपरली एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट का मतलब इनको मारना पड़ेगा, इस दुनिया से इनकी रेस को गायब करना पड़ेगा, ऐसा मानता था हिटलर। तभी इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। 1933 से 1938 के बीच में नाजीज ने बहुत टॉर्चर किया, पॉपराइज किया। ठीक है, पॉपराइज का मतलब इनको गरीब बना दिया बिल्कुल, और सेग्रीगेट कर दिया जूस को, बाकी देश से अलग कर दिया और उनको मजबूर कर दिया जर्मनी छोड़ के जाने के लिए। 1939 से 1945 के बीच में उन्होंने जूस को कुछ एरियाज में ही जो है सीमित कर दिया और बाद में पोलैंड के गैस चैम्बर्स में उनको मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, जो गैस चैम्बर्स होते थे, जो टॉर्चर चैम्बर्स होते थे, वहां पे टॉर्चर कर करके इनको मारा जाता था और उनके बाहर जूतों का और कपड़ों का ढेर लगा होता था, लाशें पता नहीं कहां गायब कर दी जाती थी। द रेशियल यूटोपिया, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो नाजीज ने रियलाइज किया कि उनका जो ये मर्डर करने का तरीका है, जो रेशियल आइडियल है, ठीक है, ये जीनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। यानी उन्होंने दोनों चीजें जारी रखी। एक तरफ तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना पार्टिसिपेशन जारी रखा पूरे जोर शोर से, और दूसरी तरफ उन्होंने जूज और बाकी अनडिजायरेबल रेसिस के ऊपर वो टॉर्चर्स जारी रखे जो वो करते आ रहे थे। जिस पोलैंड के ऊपर कब्जा किया था जर्मनी ने, उसको डिवाइड कर दिया गया। नॉर्थ वेस्टर्न जो हिस्सा था पोलैंड का, वो जर्मनी का पार्ट बना दिया गया। पोलैंड में रहने वाले नेटिव लोगों को उनके घर से खदेड़ दिया गया, निकाल दिया गया। उनको अपनी प्रॉपर्टीज पीछे छोड़ के जाना पड़ा और उनकी प्रॉपर्टीज में प्योर जर्मन ब्रेड लोगों को छोड़ दिया गया ताकि वो आसानी से रह सकें। ठीक है, उसके बाद पोलैंड लोगों को झुंड में, ठीक है, कैटल के झुंडों की तरह जनरल गवर्नमेंट नाम की एक जगह पे इकट्ठा किया गया पोलैंड के लोगों को। ठीक है, उनके हिसाब से जितने भी अनडिजायरेबल लोग थे जर्मन एम्पायर में, उन सबको एक ही जगह पे इकट्ठा कर देना चाहिए ताकि वो पूरी एम्पायर में गंदगी ना फैलाएं, ऐसा नाजीज्म का मानना था। ठीक है, पोलैंड इंटेलिजेंसिया की, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे इंडिया की रॉ है, पाकिस्तान की ISI है, वैसे ही उनकी जो पोलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उनको बहुत लंबे स्केल पे, बहुत लार्ज स्केल पे मार दिया गया। ठीक है, टू कीप द पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव, ताकि उनको दोबारा उठने का, खड़ा होने का मौका ना मिले। पोलैंड में जो बच्चे जर्मन आर्यंस की तरह दिखते थे, उनको उनकी माताओं से छीन लिया गया और रेस एक्सपर्ट्स ने उनको एग्जामिन किया कि कहीं ये बच्चे जर्मन आर्यंस तो नहीं है, नॉर्डिक आर्यंस तो नहीं है। अगर वो उस रेस टेस्ट में पास हो जाते, अगर वो बच्चे आर्यंस निकलते, तो जर्मन फैमिलीज उन बच्चों को पालती थी, फोस्टर करती थी। और अगर वो फेल हो जाते रेस टेस्ट में, अगर वो आर्यन बच्चे नहीं निकलते, तो उनको ऑर्फनेजेस में, अनाथालयों में डाल दिया जाता था, जहां पे ज्यादातर बच्चे आखिरकार मर जाते थे। जो सबसे बड़े घेटोस थे जिनमें रखा जाता था इनको, अनडिजायरेबल रेसिस को, ज्यूज को, उनमें गैस चैम्बर्स में जनरल गवर्नमेंट सर्व्ड एज द किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज। जिस जनरल गवर्नमेंट नाम के एरिया पे इनको इकट्ठा किया गया था, वो एक तरीके से किलिंग एरिया था, वहां पे इनकी मास किलिंग की जाती थी। यहाँ पे एक गुड्स कैरियर दिखा रखा है जिसके जरिए ज्यूज को उन गैस चैम्बर्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। यहाँ पे डेथ के स्टेप्स दिखा रखे हैं। पहली स्टेप पे एक्सक्लूजन, उनसे सारे अधिकार छीन लिए गए। ठीक है, उनसे सिटीजन होने का अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, उन जर्मन्स की और जूस की आपस में शादियां रोक दी गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रोक दिए गए। ठीक है, जूइस का जो बिजनेसेस थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया, सरकारी नौकरियों से उनको निकाल दिया गया, उनसे उनकी प्रॉपर्टीज छीन ली गई, लूट ली गई। सबसे पहला स्टेप था उनको एक्सक्लूड करना, देश से एक तरीके से उनको अलग करना। यहाँ दिखा रखा है फोटोज में क्या क्या किया जा रहा है उनके बाद। सेकंड स्टेप था घेटोइजेशन। घेटोइजेशन में क्या था, उनको जो है घेटोज नाम के सेपरेट चैम्बर्स में रखा जाता था। ठीक है, उनको बाकी लोगों के साथ, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के साथ रहने का जो है वो नहीं था, राइट नहीं था। और थर्ड स्टेप है एनहाइलेशन। 1941 के बाद भैया आपको जीने का ये अधिकार नहीं है। जैसे यहाँ पे एक फोटो में दिखाया गया है कि एक जो कंसंट्रेशन कैंप में भागने की
फिराक में एक आदमी मारा गया है क्योंकि इन तारों में करंट तोड़ता था। यहाँ कपड़ों के देखिए कितने बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं उन लोगों के जो मारे जा चुके हैं गैस चैम्बर्स में, उनको गैस चैम्बर्स में भेज के मार दिया जाता था। यहाँ देखिए जूतों का ढेर लगा हुआ है, मारे हुए लोगों के जूतों का। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्या दिखा रखा है कि एक किलिंग गैस चैम्बर में, एक कंसंट्रेशन कैंप भी फोटो में सुंदर दिख सकता है। तो ये एक तरह का जो है सेटायर है उस वक्त के समाज के ऊपर, ये चीज़ बताई गई है। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 में इतना ही, आगे हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 में। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे आपके डिवाइस तक। जाने से पहले एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर से जरूर चेक करें, वहां आपको आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स का वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।